आप सभी लोग का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें हमारा ये प्रयास होगा ये समझने के लिए एक बहुत कॉमन सवाल है और तमाम तरह के बच्चे मेरे साथ, मैं लगभग एक दशक से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और हमेशा एक सवाल पूछते हैं, सर सही समय क्या है आपका तैयारी करने का। और सही समय अभी है। बहुत सारे बच्चे जो है 17 साल 18 साल की उम्र में तैयारी शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग 25 साल की उम्र में शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग 30 की उम्र में तैयारी शुरू करते हैं। तो हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, गुड इवनिंग बेटा सभी लोग। सवाल एक पूछा जाता है कि हमें तैयारी करने का सही समय क्या है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, उससे मैं अपनी बात कहूंगा। तैयारी का सही समय क्या है, कैसे शुरू करनी चाहिए। मेरे लिए ये मुख्य है कि तैयारी करना जरूरी है और जब जागो सब सवेरा, यानी जब आपको लगता है कि आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, आपको लगता है कि तैयारी करनी चाहिए, तो तैयारी का जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। जहां तक तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, वो एक अलग मुद्दा है। तो मेरे लेक्चर का दो पार्ट होगा कि व्हेन यानी तैयारी हम कब शुरू करें, दूसरा हाउ यानी तैयारी कैसे करें। तो इन दोनों मुद्दों पे मैं बात करूंगा। एक दुविधा रहती है शुरू करने का सही समय क्या है, सही उम्र क्या है। मैं आपको यूपीएससी की बात बताता हूँ। यूपीएससी कहता है कि 21 साल से लेके 32 साल तक जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, 21 साल से 35 साल तक जो ओबीसी के लोग हैं और 21 साल से 37 साल तक जो आपके SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। तो ये जो आपके एज लिमिट है। अब इसमें अटेम्प्ट होते हैं, जैसे 21 से 32 साल तक 32 साल तक आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी को 9 और SC ST को जितने भी अटेम्प्ट आप इस एज ग्रुप में आप हमेशा एग्जाम दे सकते हैं। यानी आप 37 से पहले 21 के बाद आप जितने अटेम्प्ट चाहे दे सकते हैं। तो सवाल ही उठता है कि सही समय क्या है। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जहां आपको लगेगा कि तैयारी कुछ लोगों ने बहुत लेट शुरू करी। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। ये अलग बात है कि मैंने जब तैयारी शुरू करी तो मैं 28 साल का था जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी और हम लोग के टाइम एज लिमिट 30 साल थी। मैं आपको आज से लगभग 10-12-2008 और 9 के समय में लेके जा रहा हूँ जब मैंने तैयारी शुरू की थी। और जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं 4 साल, लगभग 4.5 साल का मेरे पास एक वर्क एक्सपीरियंस था। मैं पेशे से इंजीनियर जो है हूँ। तो मैंने जब तैयारी शुरू कर थी तो मेरी एज लगभग 28 साल थी और 28 साल की एज में मैंने अटेम्प्ट दिया और मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट थे, 28 साल वाले 29 साल वाले, क्योंकि जैसा मैंने कहा 30 साल आपकी अपर लिमिट है। तो मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट थे। ये अलग बात थी कि मैं दोनों अटेम्प्ट में एग्जाम के आखिरी पड़ाव तक पहुंचा, साक्षात्कार तक पहुंचा। बहुत कम शब्दों, बहुत कम फ्यू मार्क्स से मेरा प्रिपरेशन सिलेक्शन रह गया था। कुछ गलतियां भी हुई थी और मुझे लगता है कि वो अनुभव की कमी थी और जानकारी की उपलब्धता नहीं थी उस वक्त, इसलिए मैंने कुछ गलतियां की थी। अगर मुझे सही डायरेक्शन मिलता, इनपुट मिलता, तो शायद मैं पहले या दूसरे अटेम्प्ट में जरूर सिलेक्ट हो जाता। खैर, तो लेट शुरू करना मेरे लिए मेरी एक अपनी मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था कि मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बाद में नौकरी से मेरा मन एक तरह से उठ गया और मुझे लगा कि मुझे कुछ इस तरह का करना चाहिए और सिविल सर्विसेज या प्रशासनिक सेवा जाने की मेरी पहले से भी इच्छा थी। तो सिविल सेवा परीक्षा में मैंने सोचना शुरू किया और 28 साल की उम्र में ये डिसीजन लिया। मैं आपको कुछ अभी की बात बताता हूँ। 2013 के जो टॉपर थे गौरव अग्रवाल, उनकी उम्र 30 साल थी जब वो सिलेक्ट हुए थे। 30 मेरे पास अभी 2 साल पहले एक लड़की, चूंकि हम लोग जब दिल्ली में पढ़ाते हैं तो हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस भी करते हैं। तो इंटरव्यू गाइडेंस में हम तमाम तरह के बच्चों के साथ, हम लोग का साक्षात्कार में हम लोग बहुत समय देते हैं। हम लोग 1-to-1 जो है पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं। आपको जो फॉर्म जो इंटरव्यूअर के पास जो होता है उसकी हम लोग उस पे एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एक कैंडिडेट का मैंने फॉर्म देखा उसकी उम्र थी 31 साल। ठीक है, एक लड़की थी, उसकी उम्र 31 साल थी। उसको लगभग 8 से 9 साल का उसको अनुभव था फाइनेंस सेक्टर में और उसका पहला अटेम्प्ट था और वो इंटरव्यू तक पहुंची थी। उसके 2 बच्चे भी थे। जब उसे तैयारी जो है वो 23 साल की उम्र से जो है नौकरी कर रही थी और उसके जो है 2 बच्चे भी थे, 2 लड़के थे जो 4-5 साल के थे। और 31 साल की उम्र में उसने अपनी नौकरी छोड़ी और लगभग कुछ महीने पहले, लगभग 30 साल की उम्र में नौकरी छोड़ी और जो है वो उसने जो है तैयारी जो है शुरू करी। उसके घर का और हस्बैंड का सपोर्ट जरूर था उसमें और वो पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची। और जब मैंने उसका फॉर्म देखा, जब एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं मुख्य परीक्षा का, तो उसमें आपको एक फॉर्म भरने को आता है जिसमें आपको अपनी सर्विस की प्रेफरेंस प्राथमिकता देनी होती है। जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IRS हो गया। उसका फॉर्म
इसलिए मुझे याद है उसके बारे में, क्योंकि उसका फॉर्म बहुत अलग था। उसने अपना पहला जो प्रेफरेंस डाला वो भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS था, और उसने एक दो और बाकी कोई सर्विस उसने नहीं डाली थी। यानी 24 में से मात्र उसने जो है IRS सर्विस डाली। उसकी रैंक जहां तक मुझे याद है 151 या 152 आई थी। उसने IAS और IPS नहीं डाला था। उसका साफ साफ कहना था कि सर मैं एक फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इंडियन रेवेन्यू से, भारतीय राजस्व सेवा में जो मैं सर्विस करूं। और मात्र उसने उसी को फॉर्म में भरा था। दो IRS IT बोलते हैं इनकम टैक्स, और IRS कस्टम एंड एक्साइज बोलते हैं, CE बोलते हैं। तो ये उसने IRS का जो है भरा। उसकी रैंक जो आई 152 आई, और वो पहले ही अटेम्प्ट, मतलब पहला अटेम्प्ट, उसका आखिरी अटेम्प्ट भी कह लीजिए कि वो सेलेक्ट हुई और आज वो सर्विस में जो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी किसी भी तैयारी को शुरू करने का कोई सही समय नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि जब आपके मन में इच्छा आए और जब लगे कि आपको तैयारी करने की एक सोच है और आप उस पर काम करना चाहते हैं, यकीनन एक बात जरूर है कि जो UPSC की परीक्षा है उसमें आपको समय देना पड़ता है, आपको एक नियमित डिसिप्लिन से आपको मेहनत करनी होती है। UPSC की परीक्षा की कई जो है अच्छी बातें भी हैं। जैसे UPSC की परीक्षा ये चाहती है कि आप जो है भारत को जानिए, भारत की जानकारी करिए, भारत के बारे में समझिए, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स में अपडेट करिए। तो सही समय उम्र कोई भी नहीं होती है। मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं सर्विस में तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ के लोग जो इंटरव्यू दिए या जो वो सभी लोग सर्विस में हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जहां तक सर्विस में जाने की जो प्रक्रिया है या सर्विस में जाने का जो अप्रोच है, उसका कोई एक समय सीमा या कोई उसमें कोई जो है ये नहीं होता है कि आपको तैयारी कब शुरू करनी है। मेरा ये मानना है कि जब जागो तब सवेरा। अगर आपको लगता है आपकी उम्र 20 साल है, 21 साल है, 24 साल है, 18 साल है, क्योंकि मैं जैसे हम लोग का दिल्ली में जो सेंटर है वहां पे हम लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है, DU का जो नॉर्थ कैंपस है, ये भारत के यहाँ पे 13 कॉलेजेस हैं और 13 के टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के। और यहाँ से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, उनकी उम्र 18 साल 19 साल होती है, और बाद में वो 21-22 साल की उम्र में सर्विस में भी चले जाते हैं। और वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ, अपनी स्नातक जो जो परीक्षा पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ वो तैयारी करते हैं। और वो मात्र 2-3 घंटा एवरेज वो देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास समय जो है, चूंकि कॉलेज एक फुल टाइम कॉलेज होता है, तो उसकी भी एक तो सही क्या है, एक एक बुनियादी सवाल जो आपके मन में है। तो कब शुरू करें, इसका कोई एक सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर यह है कि वाई नाउ। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो अभी, यानी अभी आपको जो है तैयारी शुरू करनी चाहिए अगर आपके मन में है। क्योंकि अगर आप आज तैयारी नहीं शुरू करते हैं, और इस बात को मैं बहुत ही दावे के साथ और बहुत ही अनुभव से बता रहा हूं कि अगर आप उसको तैयारी नहीं शुरू करते, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चलता रहेगा और इसकी तैयारी आप आगे पीछे जरूर करेंगे। तो हम क्यों उस समय, और दूसरा, कभी भी जब तैयारी शुरू करते हैं तो हमेशा एक सवाल मन में आता है कि शायद संभावनाएं, अब ऐसा सही समय नहीं है मेरे पास, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, अभी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, अभी इस साल जो है घर में कुछ होने वाला है, शादी होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तमाम तरह की जो है चीजें दिमाग में आती हैं। तो जब इस तरह की चीजें दिमाग में आती हैं तो आप जो है उसको अपने प्रिपरेशन को पोस्टपोन करने का हमेशा आपके मन में आता है। ये जो पोस्टपोन करने का ख्याल है शायद सही होगा। ये खैर बड़ा इंडिविजुअल डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि जो लोग पोस्टपोन करते हैं फिर वो प्रोसेस को जीरो से फिर स्टार्ट करते हैं शायद 1 साल या 2 साल बाद। तो जो तैयारी का सही समय है वो अभी है अगर आपके मन में है। और मैं ये कहता हूँ कि आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं, आप पूरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट एग्जाम, मान लीजिए ये प्रशासनिक सेवा या भारतीय सिविल सेवा है, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, लेकिन उसके अलावा जो है आपके स्टेट के एग्जामिनेशन हैं, उसके अलावा वनडे एग्जामिनेशन है। ये सारे एग्जाम जब तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारे एग्जाम का एक बेस आप जरूर डेवलप कर लेते हैं। तो जब तैयारी करते हैं तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। और यूपीएससी की तैयारी में एक तरह से आप ये मान के चल सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी एक बहुत बड़ा जो है बेसिक्स को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा जो है अप्रोच आप डेवलप करते हैं और चीजें आपके लिए वर्क करती हैं। कोई विशेष उम्र निर्धारित नहीं है, ऐसा मैंने कहा 21 से 22 साल, 18 साल, 17 साल। कुछ मेरे पास ऐसे गार्जियंस आए हैं जो मेरे साथ कहते हैं कि मेरे बच्चा 10वीं में है, मुझे तैयारी करनी चाहिए। मैं उनको ये कहता हूँ कि नहीं, आप 12वीं के बाद लाइएगा। और उन 10वीं के बच्चों को मैं साफ साफ कहता हूँ कि हाँ, उनका एक स्टडी प्लान जरूर बना देता हूँ कि आपको भाई समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए और आप धीरे धीरे अपनी एनसीईआरटी को कवर करिए। वो वही बात एक बड़े बच्चे के लिए भी कहते हैं। तो तैयारी करने कोई सही उम्र नहीं है, 26, 28, 30, जब तक अटेम्प्ट आपके पास है तब तक आप तैयारी एक अच्छे उम्मीदवार हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो यूपीएससी है वो भी आपको जज नहीं करेगा।
यानी मान लीजिए आप 30 साल की उम्र में नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के आप सिविल सर्विस सेवा की तैयारी आप शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, यूपीएससी का ऐसा एग्जाम है जो ये नहीं देखता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी सिर्फ ये देखता है कि आप तैयारी करना चाहते हैं, और यूपीएससी एक ब्लैंक स्लेट की तरह आपको लेता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह लेता है। और यूपीएससी एक ब्लैंक स्लेट की तरह रहता है। आपका पुराना जो आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं किए हैं, आपकी जिंदगी, उसके बारे में उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो इस बात से ज्यादा संतुष्ट होते हैं कि आपने तैयारी जो है शुरू करी, और आप उस तैयारी के लिए जो है अब आप अपने एफर्ट किया, और अब आप अपने एफर्ट के डायरेक्शन में काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। आसिमा बेटा, वॉइस आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? बेटा आवाज नहीं आ रही है आपको? सभी लोगों को आ रही है? आ रही है। बेटा हो सकता है आशिमा, थोड़ा सा आपके यहाँ स्पीड का इश्यू होगा, ऊपर नीचे कट रहा होगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो जहां तक तैयारी का मुद्दा है, उसकी कोई सही उम्र नहीं होती है, और आप कभी इस बात से विचलित मत होइएगा कि मेरी उम्र कम है या मेरी उम्र ज्यादा है। यूपीएससी जब आप प्रीलिम्स देते हैं, मेंस, आपको पहली बार आप यूपीएससी के प्रोसेस में जो साक्षात्कार होता है, व्यक्तित्व परीक्षण जिसको बोलते हैं, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, वहां पर आप पहली बार मुखातिब होंगे जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। और उस वक्त आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं आपकी बैकग्राउंड के बारे में। जैसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे मेरे कई बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बैंक में काम करते हैं। इन लोग के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन लोग का सिलेक्शन या इन लोग के इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब में आप चाहते हैं कि आप ऊपर जाइए, आपकी नौकरी में एक अच्छा प्रोग्रेशन हो, आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचिए। तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के, जैसे मैं खुद नौकरी छोड़ के 4 साढ़े 4 साल नौकरी छोड़ के, मैं पुणे में था, मैं नौकरी कर रहा था एज आईटी इंजीनियर। तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के जो है तैयारी करने गया था, और पहले ही अटेम्प्ट में मैं जो है इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो वहां पर भी मुझे उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया, मुझे अच्छे नंबर दिए इंटरव्यू में। मेरी मुख्य परीक्षा में एक विषय में नंबर कम थे, इस वजह से मैं रह गया। आगे अगले साल जो है सब कुछ सही था, मेरे जो है इंटरव्यू में नंबर कम रह गए थे। तो मेरा ये मानना है कि तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो तैयारी करने के लिए जो उद्देश्य, आपका एक फोकस, आपका एक बिलीफ सिस्टम, आपका अपना एक प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिल रहा है, उस पर आपको काम करना है। हाँ, एक डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। एक यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन की तरह है, धीरे धीरे करके आपको रोज दौड़ना है, रोज जो है समय देना है तैयारी को, और वो आपका जो है प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम उस प्रोसेस में जस्टिस जो है कर पाए। तो आवेदन के समय आप योग्यता अनुसार जो उम्र है, यूपीएससी की 2 ही रिक्वायरमेंट है। एक तो एज जो आपकी 21 से लेकर 37 के बीच होनी चाहिए, मान लीजिए अगर बाकी ऐसी कैटेगरी में है, और जनरल कैटेगरी में 21 से लेके जो है, जैसा मैंने आपसे चर्चा किया, जनरल कैटेगरी में 21 से 32 6 अटेम्प्ट, ओबीसी में 21 से 35 9 अटेम्प्ट, और एससी एसटी में अनुसूचित जाति और जनजाति में 21 से 37। तो आप इस एज ग्रुप में हैं तो यूपीएससी के लिए तैयार है। दूसरा, आपकी ग्रेजुएशन जो आपका होना चाहिए, जो है ग्रेजुएशन, वो कंप्लीट होना चाहिए। बस यही 2 रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन में मैंने ऐसे लोग को देखा है जिनके 40 और 45% ग्रेजुएशन में आए हैं, और वो भी सर्विस में बाद में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कोई जो है लिमिटेशन नहीं होता है कि तैयारी आपको कब करना चाहिए। मेरे लिए ये जरूरी है कि तैयारी करना चाहिए। वो तैयारी में आप कोचिंग करते हैं, स्वयं खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। वो आपका अपना डिसीजन हो सकता है। मेरा ये मानना है कि एक डायरेक्शन और इनपुट की बहुत आवश्यकता होती है। सेल्फ स्टडी करने वालों को भी अगर सही इनपुट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपना बात बताता हूँ, मुझे सही अगर इनपुट सही में मिला होता, मैं एक बहुत ही पढ़ाई में अच्छा बच्चा था, बहुत ही डिसिप्लिन था, हार्ड वर्किंग था, और मेरी इंटरेस्ट भी था मुझे चीजों में। कुछ गलतियां हुई, लेकिन उसमें सही इनपुट समय पे नहीं मिला। कुछ अपनी भी गलती थी कि मुझे इनपुट सही समय पे लेना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि सही समय में 2 ही चीजें, आप उस एज में है जब आप एग्जाम दे सकते हैं। हो सकता है कि आप कम उम्र के हैं तो आप आगे 2 साल बाद 1 साल बाद दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए, और तब जो है आप कर सकते हैं। विषय, वैकल्पिक विषय क्या होगा, कोचिंग करनी चाहिए नहीं, कोचिंग ये एक अलग सवाल है जो
हर बच्चा अपनी योग्यता जो अपने सामर्थ्य के हिसाब से डिसीजन लेता है। मेरा ही मानना है कि कोचिंग, एक सही कोचिंग में जहाँ पे आपको समय दिया जा रहा है, जहाँ आपकी बात सुनी जा रही है, जहाँ आपको इनपुट दिया जा रहा है, वैसी कोचिंग में जाइए जहाँ आपको गाइडेंस का जो है अप्रोच है। पढ़ना पढ़ाना बहुत लोग करते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक समय के बाद पढ़ाई के साथ आपको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, पढ़ाई के साथ आपको एक सही इनपुट की आवश्यकता है, पढ़ाई के साथ आपको सही डायरेक्शन की आवश्यकता है, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक आपके मन में साइकोलॉजिकली ये होना चाहिए कि हाँ भाई गुरुजी सर मेरे हैं जो मेरे डाउट्स को, मेरे इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। तैयारी मेहनत से सिर्फ नहीं होता है, स्ट्रैटेजी से होता है, प्लानिंग से होता है, डायरेक्ट राइट इनपुट से होता है, सही किताबों को पढ़ने से होता है, ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, जरूरी पढ़ने से होता है। ये एग्जाम स्किल का भी है, कौशल का भी है, तो आपको अपने स्किल पे काम करना होगा। जैसे पढ़ने की स्किल हो गई आपकी, लेखन शैली यानी राइटिंग स्किल हो गई आपकी, तो उन सारों पे काम करना है। अगर आप सिर्फ किताब पे किताब खत्म कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। गलती से अगर प्रारंभिक परीक्षा में शायद निकल सकता है, लेकिन अगर आपको मुख्य परीक्षा निकालना है, अगर आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको अपने व्यक्तित्व पे काम करना होगा, अपनी जानकारी पे काम करना होगा, अपने नजरिए पे काम करना होगा, अपनी होलिस्टिक, एक सर्वांगीण कह लीजिए, होलिस्टिक जो है अपने आप को डेवलप करना है। यूपीएससी की तैयारी अपने आप में एक डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल सोशल, इंडिविजुअल होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जहां अपने आप को अपने अपने स्व विकास पे आप काम करते हैं। तो स्कूल जाने वाले छात्र, हाँ स्कूल जाने वाले छात्र जो कम उम्र के हैं, 15-17 के, वो लोग भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उनको कोचिंग की बात मैं नहीं कहूँगा, 18+, मैं खुद मानता हूँ जो 18+ है वही कोचिंग ज्वाइन, उनके लिए मात्र न्यूज़पेपर यानी समसामयिक की जो चीजें चल रही है उसकी जानकारी, एक जिज्ञासा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे भारत और चीन के संदर्भ में हम बॉर्डर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो कहाँ है, देश के भारत के किस पार्ट में है, ले कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, लद्दाख का कौन सा एरिया है, एक आमतौर पे भारत की बाउंड्री कहाँ है, भारत है कहाँ, कौन से प्रदेश है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो वो एक उम्मीद करते हैं कि अगर आपको भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय जो है रेलवे सेवा, तो तमाम तरह की आप भारतीय सर्विसेज में जा रहे हैं, तो जहां वो शब्द भारतीय आएगा वहां आपकी प्राथमिकता और जो जरूरी होना चाहिए कि आप ये समझिए कि वो सेवा जो है भारत के बारे में आपको जानने की जो है आपको प्रयास कर रहा है, आपको जो है मोटिवेट कर रहा है। वास्तविक योजना जी क्या होनी चाहिए तैयार का, सामान्य ज्ञान का आधार होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग का अप्रोच होना चाहिए। एनसीईआरटी आपका मुख्यतः जो है 6 से 12वीं कक्षा की होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें भी आप लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी डेवलप कर सकते हैं। मैं इसके बारे में 5 मिनट बात करूंगा कि एनसीईआरटी कौन सी होनी चाहिए। तो ये लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज आपको फॉलो करना होगा और वो लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज के थ्रू आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो तैयारी में एनसीईआरटी और दूसरा समसामयिक जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, आपके करंट मुद्दे चल रहे हैं, जो उस पे आपकी जो है अप्रोच होना चाहिए। कॉलेज जाने के वालों के लिए बहुत है, और कॉलेज जाने, आप स्नातक की जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई कॉलेज के आपको पैरेलल पढ़ाई कर, 2 तरह के कॉलेज, एक तो जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करते हैं जिसको हम लोग पत्राचार बोलते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए पत्राचार बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ठीक है ना, वो कर रहे हैं। तो दोनों में आपको एक बैलेंस की आवश्यकता है। 2 से 2.5 से 3 घंटा अगर आप औसतन अगर आप दे सकते हैं तो 2.5 से 3 घंटा औसतन आपको देना चाहिए, और उसको आप दे सकते हैं तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं। जो कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, मैंने कई बच्चों को, अच्छे बच्चों को जिनके नंबर अच्छे नंबर आए हैं जो है उनकी 12वीं में, वो लोग जो है वो फोकस करते हैं कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस करें और उनका मुख्य उद्देश्य तैयारी होता है। तो ये आप डिसीजन भी ले सकते हैं जो कॉलेज वाले जो बच्चे हैं, और इसमें पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन कॉलेज को भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम थोड़ा व्यापक होता है, आपका जो सिलेबस होता है उसका एडजस्ट, 2-3 चीजें हैं यूपीएससी को। मैं यूपीएससी के बारे में क्यों जानता हूँ, या यूपीएससी के बारे में क्या जानता हूँ, और अगर जानता हूँ तो मैं कैसे जानता हूँ, ये एक सवाल बच्चों के मन में आता है। मेरा अनुभव जो है यूपीएससी को 2 तरीके की चीजें होता है। एक तो हमें जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है, तो उसकी बहुत अच्छी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो पिछले मैं 10-12-13 सालों से कर रहा हूँ। दूसरा, जो पिछले साल के सवाल आते हैं, जैसे मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, या कोई हम मुद्दा, जैसे आज मान लीजिए हम जो है राष्ट्रीय आय या फिर संविधान के बारे में पढ़ते हैं, या भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, या सामाजिक मुद्दों के बारे में पढ़ते हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया,
तो उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, निबंध हो गया तो कैसे निबंध लिखे जाते हैं, तो इस तरीके से पुराने सवाल क्या है, और वो एक बेस हमारा होता है कि हाँ भाई इस लेवल तक हमको पहुंचने की हमारी आवश्यकता है। तो सिलेबस और पिछले साल के पेपर ही जो है बेस जो है होते हैं। पूजा का एक सवाल है, सर यूपीएससी के मैक्सिमम कितने घंटे? बेटा पूजा दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो मैं क्वालिटी यानी गुणात्मक जो है पढ़ाई में विश्वास रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि औसतन अगर आप 5-6 घंटा से शुरुआत कर पाते हैं, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं और आपका 1 से सवा साल का समय है, तो औसतन 5 से 6 घंटा, इसको बाद में 1-2 महीने में आप 7 घंटा तक लेके जा सकते हैं। इतना अगर आप दे रहे हैं पूरी पढ़ाई, मैं 24 घंटे में 7 घंटे की बात कर रहा हूँ, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं नौकरी करता हूँ, तो नौकरी करना मेरे स्वाभाविक तौर से मेरा 7-8 घंटा 10 घंटा मेरा व्यस्त रहेगा। अगर नौकरी में 8 घंटे होगा, 1 घंटा शायद ट्रैवलिंग में होगा, तो 8 से 9 घंटा मुझे देना है। उसी तरीके से आप मानिए कि ये तैयारी भी एक तरह से काम है, और ये काम उन काम से कहीं ज्यादा बड़ा है, जहाँ क्योंकि आप जब इस एग्जाम को निकालते हैं तो आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो औसतन 5-6 घंटा मिनिमम होना चाहिए, मेरा ये मानना है। उसमें भी आप 6 डेज आप स्टडी करिए, 1 डे आप ब्रेक लीजिए। बाद में जब तैयारी थोड़ी इंप्रूव होगी तो आप प्लान कर सकते हैं, बाद में मैं आपको हाफ डे ब्रेक, तो आपको ब्रेक भी लेना बहुत जरूरी है। तैयारी एक प्रोसेस है, मोटिवेशन के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मेरा ब्रेक भी हो रहा है तैयारी में, और मेरा एनर्जी जो है वो मेंटेन है कि नहीं है। कभी मन नहीं करता तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना पढ़ना जरूरी के साथ साथ हमें ये जानना है कि मेरा मन पढ़ने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरे सामने किताब है, और ये सब आमतौर पर बच्चों के साथ, किताब खुली हुई है, मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप किताब खोल के बैठे हुए हैं, जूझे पड़े हैं। लंबी सेटिंग होनी चाहिए, 1 घंटे की सेटिंग होनी चाहिए, तमाम तरह के सवाल आपके सामने भी आते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इस परीक्षा के बारे में आपको थोड़ी जानकारी में दे दूं। पहला तो ये प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें सामान्य अध्ययन और सीसैट 2 पेपर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। इसमें जो ये सामान्य अध्ययन होता है, इसमें आपके लगभग 50 से 55% नंबर आपको लाने होते हैं, कट ऑफ इसके आसपास होता है। ये जो पेपर होता है, इसमें 33% लाना होता है। ये क्वालिफाइंग होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जैसे 10वीं लेवल तक की मैथ्स और रीजनिंग और ये सब आता है। जब इस परीक्षा को ये पूरा एमसीक्यू होता है, यानी आपके सवाल होते हैं और उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। उसके बाद जब प्रीलिम्स निकालते हैं, जहाँ पे औसतन जितने लोग एग्जाम देते हैं उसका 3 से 4% लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, लेकिन आपकी तैयारी करने वालों की संख्या भी शायद, मान लीजिए अगर 2 लाख 3 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो मात्र 30-40 हजार लोग ही जो है, आप मान लीजिए चलिए कि वो लोग तैयारी में सीरियस स्टूडेंट है। बाकी लोग तो फॉर्म भर रहे हैं सिर्फ, और संडे का दिन है, चलो एक दिन एग्जाम दे आते हैं। ऐसे लोग भी अच्छी खासी संख्या होते हैं। जो मैं पूर्वांचल से हूँ, तो मैंने देखा है कि कुछ लोग से संडे को एग्जाम देने जाते हैं, तैयारी बिना तैयारी हो चाहे ना हो। तो ये सामान्य अध्ययन जो है की बेसिस पर होता है, ये सबसे मुख्य जो है फोकस होता है। दूसरा जो सामान्य अध्ययन, फिर हम मुख्य परीक्षा में जाते हैं, यहाँ भी सामान्य अध्ययन, लेकिन ये आपका डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे आपको लिखना होता है। एक यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह जैसे आपके पेपर आते हैं वैसे यहाँ पे आते हैं, और बड़ा डिटेल्ड होता है, इन डेप्थ आपकी जो है एनालिसिस होनी चाहिए। और यहाँ पर एक विषय, वैकल्पिक विषय भी होता है आमतौर पे। ऐसे लगभग 51 विषय हैं, जिनमें से आप कोई भी एक विषय चूज कर सकते हैं। अपने स्नातक या ग्रेजुएशन के टाइम का विषय चूज कर सकते हैं, या कोई अलग भी चूज कर सकते हैं। मैं एक इंजीनियर था, लेकिन मैंने लोक प्रशासन लिया था, समाज शास्त्र लिया था। हमारे टाइम 2 थे, अब तो 1 हो गया है। और निबंध। तो जीएस के 4 पेपर होते हैं, वैकल्पिक विषय के जो है 2 पेपर होते हैं, और निबंध 1 होता है। तो टोटल 7 पेपर हैं जिसको मेरिट में काउंट होता है। हर पेपर 250 नंबर का होता है, और 250 इंटू 7 1750 होता है। तो 1750 जो लोग एग्जाम, लगभग औसतन जो है 12 से 15 हजार लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है। और ये लोग प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब मुख्य परीक्षा में जाते हैं, तो ये लोग आगे जो है मेंस का एग्जाम, जिसको मुख्य परीक्षा का एग्जाम देते हैं। और ये जो 17 से 50 नंबर है, इनमें से आपकी मेरिट बनती है। और इसको देने के बाद जिन लोग फिर कुछ, मान लीजिए 15,000, 12 से 15,000 लोग हैं, इनमें से मान के चलिए कि हर 5 में से 1 आदमी की साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षण का कॉल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साक्षात्कार, जिसको पर्सनल टेस्ट बोलते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं। 2 से 2,500 लोग इंटरव्यू की कॉल जो है आती है वो देते हैं, और उनमें से लगभग 800 से 1,000 लोग जो है फाइनल सिलेक्शन जिनका होता है। तो ये व्यक्तित्व जो है परीक्षण, इसका जो है नंबर 275 होता है। तो 1750 मुख्य परीक्षा और 275 ये 2025 में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनती है। तो ये आपका जो है अप्रोच जो है होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
ये आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का यानी प्राइमरी परीक्षा का सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी टीम से ले लीजिएगा। ये निबंध है, सॉरी मुख्य परीक्षा का है, इसमें आप देख सकते हैं निबंध, सामाजिक अध्ययन एक, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, सामान्य अध्ययन दो, शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामान्य अध्ययन तीन, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, और सामान्य अध्ययन चार, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृद्धि। तो ये 4 पेपर होते हैं, और वैकल्पिक विषय जो आप एक कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, वो हो सकता है। और इसके साथ साथ ये सातों पेपर 250 नंबर के होते हैं, सॉरी 250 नंबर के होते हैं। और उसके बाद क्वालिफाइंग भाषा एक अंग्रेजी होती है, और वो जो है उसको आपको क्लियर करना होता है, 25% नंबर जो है आपको लेके आने होते हैं। ये सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि सिलेबस आपको आपके जबान पे होना चाहिए, आपके टिक पे होना चाहिए, क्या पॉइंटर देखिए जो है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिलेबस की अच्छी जानकारी उसको रोज रोज पढ़ने की आवश्यकता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ प्रीलिम्स और मेंस का दे रखा है, फाइनल सिलेक्शन ये जो है होता है, लो स्कोरिंग एग्जाम होता है, नंबर कम आते हैं यहाँ पे, 40-45% में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जिसके बारे में भी बात अभी करूंगा। तो ये जो है परीक्षा का जो है एक और है कि करंट अफेयर यानी समसामयिक मुद्दों की तैयारी कैसे करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि दैनिक समाचार एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, कोई भी आप आपके आसपास जो न्यूज़पेपर आपको अवेलेबल हो, जो है वो कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। राष्ट्रीय जो है समाचार होना चाहिए, कोई भी दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, या फिर जो है संसत्ता हो। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो कि हिंदी अंग्रेजी के पेपर को हिंदी में ऐप के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है, उसके थ्रू भी पढ़ते हैं। पढ़ना जरूरी है, मुद्दों पे एक अच्छी जानकारी होना जरूरी है। हमारे यहाँ हम लोग अब अभी तक तो मैं वीकली करंट अफेयर जो है क्लास होती है, अब हम लोग डेली भी हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। तो आपको अब रेगुलर जो है डेली भी आपको करंट इश्यूज मिलेंगे, उससे भी पढ़ेंगे तो आपको एक जो है आप मान सकते हैं कि चीजें कवर हो रही हैं। और दैनिक समाचार जो पढ़ना जो है वो दैनिक आपकी आदत होनी चाहिए, जो एक बेसिक पार्ट है। और नोट्स भी बनाए जा सकते हैं अगर आप बनाने के लायक हैं। बहुत सारे लोग नोट नहीं बनाते हैं, वो अपनी कॉपियों में ही नोट करते हैं। ये आपका अपना डिसीजन होगा। मेरा ये मानना है कि नोट मेकिंग एक जरूरी प्रोसेस होता है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और समाचार पत्र में क्या पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है कि शुरू में आप पूरा पढ़ सकते हैं, बाद में आप फिल्टर कर लिए इसमें न्यूज़पेपर में। जैसे पहले तो सामाजिक मुद्दे हो गए, आर्थिक मुद्दे हो गए, राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, जो लोकल मुद्दे होते हैं आपके जिले में हो सकता है, आपके प्रदेश में हो सकता है, उनकी जानकारी होने की आवश्यकता इतनी नहीं है। तो ये आपके वर्तमान करंट अफेयर की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए। और तो ये पूरा जो है प्रिपरेशन का अप्रोच होता है। एनसीईआरटी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी की मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ जो आपको पढ़नी चाहिए। ये एनसीईआरटी का मैंने लेक्चर पिछली बार लिया था, जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरी टीम से मांग सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का जो लेक्चर है वो, इसमें टाइम टेबल और इस सब के बारे में चर्चा मैंने की थी, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ये प्राइमरी परीक्षा का जो है आपके सब्जेक्ट है भारत का इतिहास, संविधान, और ये इसमें कितने नंबर के सवाल में कितने सवाल हर साल आए हैं पिछले 7-8 सालों का, उसका एक विश्लेषण है। और मुख्य परीक्षा में कुछ नए सब जो विषय बढ़ जाते हैं आपके, उनका जो है जिक्र किया मैंने। पूजा का एक सवाल है कि सर न्यूज़पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कैसे पढ़ें। मैं आता हूँ पूजा, इस पे बात करता हूँ। ये कट ऑफ में मैंने चर्चा किया, और इसके साथ साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों का जो है का पूरी लिस्ट है जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें 9वीं 10वीं ये पूरी लिस्ट, पहले तो पूरी लिस्ट है, और लिस्ट के बाद जो है इसमें कौन सी जो पढ़नी है उसका मैंने लिस्ट दे रखा है। जैसे अमूमन 4 एनसीईआरटी पढ़ना है। इतिहास में एनसीईआरटी 11 और 12 नवीन और जो है नवीन और पुरानी, तो ये आपके 6 एनसीईआरटी हो जाती हैं, क्योंकि इतिहास में 3 प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास।
तो पुरानी और नई 3-3 यानी 6 हो गई। उसके साथ साथ आपका भारतीय राज्य व्यवस्था 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ना है आपका, 3 यहाँ हो गई। अर्थव्यवस्था की जो है 4 हो गई, ठीक है। तो ये 6 3 9 और 4 13। और फिर भूगोल में भी आपको 4 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी 13 और 4। उसके अलावा एक और एनसीईआरटी जो ये वाली है 12वीं वाली राज्य व्यवस्था की, ये जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं एक और। तो 18 हो गया। 18 एनसीईआरटीज आपको एग्जाम के लिए अभी पढ़नी होगी और 1.5 वर्ष की समसामयिकी की आवश्यकता होती है। तो ये लिस्ट जो है इसमें मेंशन है, इसको आप देख सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो मेरी टीम से ले लीजिएगा। ये लेक्चर मैंने अभी 2 दिन पिछले हफ्ते जो है लिया था। तो हर हफ्ते में 2 लेक्चर तैयारी के भिन्न भिन्न मुद्दों से जुड़ी हुई मैं तैयारी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो है आपका तैयारी की अप्रोच है। तो बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अब मैं कुछ सवाल लूंगा और फिर मैं सेशन को क्लोज करूंगा। अगर कोई और आपके सवाल है तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं।